हेलीकॉप्टर नाम देखकर अगर आप फुल वॉकिंग फ्री यात्रा समझेंगे तो डे 7 का 22 किलोमीटर का ट्रैक आपकी कैलाश यात्रा को रोक सकता है। आज इस रूट को समझने के बाद लखनऊ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे होती है, इसका डिसीजन आप बिना कंफ्यूजन के ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा, आशीर्वाद वर्ल्ड से। 2009 से हम यात्रियों को सेफली कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही सही डिसीजन ले सकता है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि डे 8 का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा। उस रूल को जाने बिना आप लखनऊ से अपनी रिटर्न जर्नी प्लान करने में मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बड़े ध्यान से आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली रूट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। सबसे पहले एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि इस यात्रा में हेलीकॉप्टर आपको माउंट कैलाश के पास ले जाके उतारेगा। इस 8 नाइट एंड 9 डेज के प्लान में लखनऊ से नेपालगंज बाई रोड ट्रांसफर है, नेपालगंज से सिमिकोट के लिए फ्लाइट है, सिमिकोट से हिल्सा हेलीकॉप्टर सेक्टर है, हिल्सा के बाद तिब्बत साइड पे रोड जर्नी है और उसके बाद कैलाश परिक्रमा में आपको पैदल भी चलना है। डे 6 में डेरापुर तक आपको लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है। डे 7 में डोलमाला होते हुए जुलपुर तक आपको 22 किलोमीटर का ट्रैक है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ आइटनरी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आपके फिटनेस डिसीजन का प्रैक्टिकल मैप है। आप 9 दिन में कैलाश पहुंच रहे हैं, लेकिन हर दिन का रोल अलग है। जैसे डे 1 डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्रीफिंग का दिन है, डे 2 एंड डे 4 एक्लिमेटाइजेशन का दिन है, डे 5 भक्ति एंड कंट्रोल एनर्जी का दिन है, डे 6 एंड 7 परिक्रमा का कोर फिजिकल डे है एंड लास्ट डे 8 एंड 9 रिटर्न लॉजिस्टिक का टेस्ट। सो इस स्ट्रक्चर को समझकर आप पर्सनल लीव, मेडिसिन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और ऑनवर्ड ट्रैवल प्लान करें। फर्स्ट टाइम यात्रियों के लिए ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन्स, एनआरआई डिवोटीज, रिपीट पिलग्रिम्स और फैमिली की महिलाओं को भी इस पॉइंट पे एक ऑनेस्ट डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए जब आप अपना पैकेज कंफर्म कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ऑपरेटर से इस बात का रिटर्न कंफर्मेशन अवश्य लें कि फ्लाइट सेक्टर कौन सा है, हेलीकॉप्टर सेक्टर कौन सा है, बाई रोड वाला सेक्टर कौन सा है और कौन से रूट पे हमें पैदल चलना पड़ेगा या ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। इससे आपको अपना डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि हेलीकॉप्टर रूट फास्ट जरूर है लेकिन इजी यात्रा नहीं है। आइए आप समझिए कि इस यात्रा का पहला दिन आपकी पूरी जर्नी को कैसे सेट करता है। डे 1 लखनऊ से नेपालगंज। डे 1 पर आप लखनऊ पहुंचते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि आपका अराइवल 2 बजे से पहले होगा। उसके उपरांत आपके डेजिग्नेटेड पिकअप पॉइंट से, जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन हो सकता है, वहां से आपका ट्रांसफर नेपालगंज के लिए अरेंज किया जाता है। लखनऊ से नेपालगंज आप बाई रोड ट्रेवल करते हैं जिसमें तकरीबन आपको 4 घंटे का समय लगता है। होटल पहुंचने के बाद आप चेक इन करते हैं, रिलैक्स करते हैं एंड इवनिंग में आपको ट्रिप की ब्रीफिंग की जाती है। इस ब्रीफिंग में आपको ग्रुप डिसिप्लिन, बैगेज, मेडिसिन, इमिग्रेशन पेपर्स और ऑनवर्ड जर्नी के बारे में ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। इस दिन का गोल साइट सीइंग नहीं है, इस दिन का गोल है बॉडी को ट्रैवल मोड में ले आना। ब्रीफिंग के बाद आप डिनर कीजिए और रात को एक अच्छी नींद लीजिए क्योंकि अगली सुबह एल्टीट्यूड एंड एविएशन मूवमेंट्स शुरू होंगे। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट एडवाइजरी देना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपना वीजा प्रोसेसिंग के लिए अपना पासपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुके होते हैं, इसलिए नेपाल में डोमेस्टिक फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए आप अपने साथ वोटर आईडी अवश्य कैरी करें क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन डॉक्यूमेंट्स पे आप लोकल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो
नेपालगंज से सिमिकोट की फ्लाइट के लिए आपको अपने साथ या तो पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड कैरी करना होगा। और एक बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप अपने हैंडबैग में रखिए। फोटोकॉपी या मोबाइल गैलरी में सेव आपका डॉक्यूमेंट एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टेबल नहीं होता। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और क्या रूल्स हैं और एयरलाइन की प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आप डिपार्चर से पहले कंफर्म कर लीजिए और हो सके तो इनकी रिटन कंफर्मेशन अवश्य लीजिए। नेपालगंज के इलाके में आपको नॉर्मल डीलक्स होटल्स मिलते हैं, सो आप इन होटल्स में आराम से चेक इन करके सेटल डाउन करें एंड नेक्स्ट डे अर्ली एज पर द शेड्यूल आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ब्रेकफास्ट करें एंड आगे ये फ्लाइट बोर्ड करने के लिए रेडी हो जाएं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टूर गाइड। सो जिस दिन आप लखनऊ अराइवल कर रहे हैं उस दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ख्याल रखना है कि आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से ट्रैवल कर रहे हैं या अब्रॉड की किसी भी लोकेशन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना अराइवल, लखनऊ अराइवल इस तरीके से प्लान करें कि आप 2 बजे से पहले या कंफर्टेबली सुबह पहुंच जाएं, सो दैट आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो नेपालगंज पहुंचने के लिए और नेपालगंज पहुंच के रिलैक्स एंड बाकी सारी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप अर्ली अराइवल प्लान करेंगे तो उसका एक दूसरा बेनिफिट भी होगा कि इन केस अगर आपकी कोई फ्लाइट या ट्रेन डिले होती है तो भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास होगा जो इस डिले को मैनेज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि लेट अराइवल सिर्फ आपके होटल चेक इन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये आपकी ब्रीफिंग, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, आपकी अपनी प्रिपरेशन, आपकी पीसफुल कंफर्ट स्लीप, इन सारी चीजों को डिस्टर्ब करेगा। ध्यान रखिए, अगर आप लेट होते हैं तो नेक्स्ट डे की जो मूवमेंट है वो तकरीबन 6 बजे के आसपास शुरू होती है, तो ग्रुप आपके लिए वेट नहीं करेगा। डे 2 सिमिकोट अराइवल एंड अक्लिमेटाइजेशन। डे 2 की सुबह अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट ट्रांसफर होता है। नेपालगंज से सिमिकोट की फ्लाइट अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की होती है। सिमिकोट पहुंच के आप होटल चेक इन करते हैं और आज का दिन आपके अक्लिमेटाइजेशन के लिए प्लान किया गया है। सिमिकोट की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2970 मीटर की है, मतलब डे 2 पे आप हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं। सिमिकोट में आपको बेसिक गेस्ट हाउसेस विद बेसिक फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, तो वहां आप चेक इन करें, रिलैक्स करें और अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है बेस्ड ऑन द ब्रीफिंग तो आप यहाँ पे इस दिन लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। गेस्ट हाउस या होटल चेक इन करने के बाद आप अक्लिमेटाइज कर सकते हैं, जिसके दौरान आप एक शॉर्ट वॉक प्लान कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी बॉडी को थिन एयर, लेस ऑक्सीजन एयर के लिए जो है रेडी कर सकते हैं बाय टेकिंग डीप ब्रीथ एंड स्मॉल वॉकिंग या शॉर्ट वॉकिंग का मतलब कोई फिटनेस टेस्ट नहीं है। शॉर्ट वॉक का मतलब है आपकी बॉडी को हाई एल्टीट्यूड का सिग्नल देना, जहां आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप सबसे स्ट्रांग हैं। कुछ पैसेंजर्स फ्लाइट से निकलने के बाद इमीडिएटली मार्केट निकल जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करने लगते हैं। सो हमारी एडवाइस है कि आप इन हैबिट्स को अवॉइड करें। आप फ्लाइट से निकलने के बाद सबसे पहले होटल जाएं, चेक इन करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल है तो प्राणायाम या इस टाइप के बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा पे एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, इसलिए पानी पीते रहिए और अगर आपकी कोई रेगुलर प्रिस्क्राइब मेडिसिन है तो उसके शेड्यूल को मत तोड़िए। अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब टाइम पे, शेड्यूल पे लेते रहिए। अगर आपको कोई अनयूजुअल हेडेक, डिजीनेस, नोजिया या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली अपने टूर लीडर को इन्फॉर्म कीजिए। इन सब सिम्टम्स के लिए सेल्फ मेडिकेशन यहाँ पे स्मार्टनेस नहीं है। एल्टीट्यूड सिकनेस के केस में अर्ली रिपोर्टिंग ही स्मार्टनेस है। पूरे टूर में आपका फूड इंक्लूड होता है, इसलिए खाने को परफॉर्मेंस फ्यूल समझिए, टेस्ट के हिसाब से इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो भी फूड आपको पूरी यात्रा के दौरान प्रोवाइड की जाती है वो एक
सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करके आपके डाइटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डाइटरी प्लानिंग के हिसाब से वो बनाई जाती है और आपको दी जाती है, सो दैट आप पूरी यात्रा में हेल्दी रहें, फिट रहें और आप अपनी परिक्रमा करके वो वापस आ सकें। इसलिए अगर आपको फूड कहीं पे ऐसा लगता है कि वो आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो भी आप एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड जरूर कंज्यूम करें, सो दैट आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो बनी रहे, क्योंकि आपके बॉडी को अगले दिन के लिए रेडी होना है, जिसमें हेलीकॉप्टर राइड, वॉकिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग, ये सब करना है और इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। स्लीप डिस्टर्ब हो या एपेटाइट कम हो, उसको नोट कीजिए। हर डिस्कम्फर्ट इमरजेंसी नहीं होता है, लेकिन हर डिस्कम्फर्ट को सील करना या शेयर न करना भी करेक्ट अप्रोच नहीं है। सो आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप है वो ये, एक सेमी कोर्ट में फर्स्ट डे पे अल्कोहल, ओवर एक्सर्शन, लेट नाइट सोशलाइजिंग, ये सब अवॉइड कीजिए। यहाँ जो आपको रेस्ट और मेडिटेशन का दिन दिया गया है उसको प्रायोरिटी दीजिए एंड इसके हिसाब से अपने दिन को प्लान एंड एग्जीक्यूट कीजिए। डे 2 के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि अब यात्रा इजी फ्लो में आ गई है, लेकिन डे 3 में वेदर, हेलीकॉप्टर रोटेशन और बॉर्डर इमिग्रेशन आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे। डे 3 एंड 4 सिमिकोट, हिल्सा और टकलाकोट की रियलिटी। डे 3 पे सिमिकोट से आप हिल्सा बाई हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं। ये फ्लाइंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का होता है। 20 मिनट में एरियल व्यू बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन इस डे को साइटसीइंग डे समझ लेना गलती होगी, क्योंकि इस दिन की रियलिटी वेदर एंड ऑपरेशनल क्लियरेंस पे डिपेंड करता है। हिल्सा हेलीपैड पहुंच के आपको इमिग्रेशन पॉइंट तक पैदल चलना पड़ सकता है और ये वॉकिंग अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट का हो सकता है। उसके बाद आप अपनी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं एंड देन आप ऑफिशियली तिब्बत में एंटर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आपकी स्पीड नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कि उस दिन कितने यात्री जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल डे है तो इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज में आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। अगर थोड़ा बिजी डे है तो ये ड्यूरेशन तकरीबन 2 से 3 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप फुल मून या किसी पीक डेज पे जा रहे हैं तो ये ड्यूरेशन इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए आपको इमिग्रेशन के दौरान काफी पेशेंस रखने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस दिन जा रहे हैं और उस दिन का मूवमेंट कैसा है। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आपको बाई रोड वहां से टकलाकोट या पुरोंग के लिए ट्रांसफर किया जाता है। टकलाकोट की सी लेवल से हाइट लगभग 3880 मीटर की है, इसीलिए डे 4 को हाई एल्टीट्यूड अकोमोडेशन के लिए रखा जाता है। ये एक्स्ट्रा डे आपका कोई लग्जरी डे नहीं है, ये बेसिकली आपकी यात्रा सेफ्टी के लिए डिजाइन किया गया है। इस दिन आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग शॉपिंग वॉक या अननेसेसरी अपहिल वॉकिंग को अवॉइड कीजिए। लंच के बाद शॉर्ट जेंटल वॉक मैनेजेबल है, कर सकते हैं। टकलाकोट में आपको नेक्स्ट लेवल के लिए अपनी बॉडी और माइंड दोनों को प्रिपेयर करना है। आप अपने ऑक्सीजन लेवल, आप अपने ऑक्सीजन एडॉप्टेबिलिटी, स्लीप क्वालिटी और एनर्जी लेवल को ऑनेस्टली अपने ग्रुप लीडर के साथ शेयर कीजिए। मील्स प्रिस्क्राइब टाइम पे लीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे मानसरोवर लेक से पहले अपनी एनर्जी स्टोर करनी है। इस रेस्ट डे पे आप अपनी ट्रैकिंग शू, सॉक्स, ग्लव्स और लेयर्ड क्लोथिंग को एक बार रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि डे 6 के बाद आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट या करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए डे 3 और डे 4 के लिए जो प्रैक्टिकल टिप होगा वो ये कि हिल्सा इमिग्रेशन के दिन टाइट शेड्यूल मत बनाइए। फोन, बैटरी, वाटर, मेडिसिन, लाइट स्नैक्स, रिक्वायर्ड पेपर हमेशा अपने स्मॉल बैकपैक में रखिए, क्योंकि पैकेज आइटनरी का टाइम चार्ट प्लानिंग के लिए होता है, बॉर्डर क्रॉसिंग का टाइम चार्ट प्रॉमिस के लिए
नहीं होता। टकलाकोट में रेस्ट करके आप मानसरोवर लेक के लिए प्रोसीड करते हैं, लेकिन डे 5 में आपको इमोशनल एक्साइटमेंट के साथ एल्टीट्यूड डिसिप्लिन का बैलेंस बनाना होता है। डे 5 लेक मानसरोवर, भक्ति और डिसिप्लिन का बैलेंस। डे 5 पे आप टकलाकोट से बाई रोड मानसरोवर लेक पे पहुंचते हैं। इन रूट आप सबसे पहले राक्षस ताल और फिर आगे मानसरोवर लेक की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। मानसरोवर लेक की समुद्र तल से ऊंचाई 4650 मीटर की है, इसलिए यहाँ आपको और ज्यादा कॉशियस और केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पहुंचना सिर्फ डेस्टिनेशन अराइवल नहीं है, ये हाई एल्टीट्यूड एडजस्टमेंट का नेक्स्ट लेवल है। यहाँ आपके स्टे वो गेस्ट हाउस में शेयरिंग अकोमोडेशंस में होते हैं, इसलिए यहाँ लग्जरी या कंफर्ट एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। मानसरोवर लेक पहुंचने के उपरांत आप चेक इन कीजिए और उसके बाद आप अपनी रिलीजियस पूजा, हवन या आपको जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आप अपने टूर गाइड से कंसल्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको अपनी एनर्जी भी रिजर्व करनी है। इस हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचकर आपको ओवर एक्साइटमेंट में अपने आप को ओवर एग्जर्शन या लॉन्ग वॉक को अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी स्लीप साइकिल बेटर हो और आप अच्छी नींद ले रहे हो। लेक के पास आपके बैच के अनुसार आपकी एक्टिविटीज की परमिशन और टाइमिंग दी गई है, जिसे आप अपने ग्रुप लीडर से कंफर्म कीजिए, और जो भी पूजा एक्टिविटीज की आइटम्स या सामग्री आपको वहां अवेलेबल कराई गई है, उसे कंट्रोल्ड वे में यूज करें, ताकि बाकी आपके जो फेलो पैसेंजर्स हैं वो भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकें। मानसरोवर लेक के स्टे की रात किसी प्रीमियम रिजॉर्ट की रात नहीं है, ये एक पवित्र रिमोट हाई एल्टीट्यूड ओवरनाइट स्टे है। इसी माइंडसेट के साथ अगर आप जाएंगे तो वहां आप कंफर्टेबल एंड प्रिपेयर्ड रहेंगे। इस रात के बाद आप परिक्रमा फेज के बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए सोने से पहले आप अपना नेक्स्ट डे का मॉर्निंग डे बैग जरूर रेडी कीजिए, जिनमें कपड़ों की एक्स्ट्रा लेयर, ग्लव्स, हेड कवर, पर्सनल मेडिसिन, वाटर, लाइट स्नैक इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को लास्ट मिनट का सर्च मत बनाइए। ग्रुप कॉल के टाइम से पहले रेडी रहिए, क्योंकि कैलाश यात्रा में डिसिप्लिन डिवोशन के अगेंस्ट नहीं है, डिसिप्लिन ही डिवोशन को सेफ बनाता है। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखिए, मानसरोवर लेक पहुंचकर शाम को रील बनाने के चक्कर में ज्यादा लॉन्ग वॉक मत कीजिए, पहले रेस्ट कीजिए और फिर ग्रुप लीडर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज या दिन को परफॉर्म कीजिए। अगर आप सीनियर सिटीजन, सिंगल लेडी या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। फीमेल्स के लिए ये प्रैक्टिकल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नेपालगंज और टकलाकोट में आपको बेसिक होटल अकोमोडेशन तो मिलेंगे, जहाँ पे आपको अटैच टॉयलेट, बाथरूम, कंफर्टेबल होटल रूम, ये सारी व्यवस्थाएं आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन मानसरोवर लेक, डेरापुक, जसदलपुक, इन सारी जगहों पे होटल स्टे आपका जो है वो एक शेयरिंग अकोमोडेशन में होता है, या आपको नॉर्मल गेस्ट हाउसेज में अकोमोडेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पे अटैच टॉयलेट या तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना वो रियलिस्टिक नहीं होगा। आप अपने यात्रा बैच में शेयरिंग अकोमोडेशन कहाँ पे है, किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, टोटल सुविधाएं वहां पे क्या क्या मिलेंगी आपको, इन सारी चीजों की आप रिटन कंफर्मेशन आप पहले जो है अपने ऑपरेटर से डिमांड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्ट्रिक्ट फूड रिक्वायरमेंट है, लाइक डायबिटिक फूड, जैन फूड, या कोई स्पेशल डाइट हो, या फिर आपकी कोई फूड एलर्जी हो, तो इन सब की भी जानकारी आपने अपने टूर ऑपरेटर को या अपने टूर गाइड को पहले से देके रखनी है, सो दैट आपके लिए उसी अकॉर्डिंगली जो है नेसेसरी अरेंजमेंट्स की जा सके। लेडीज के लिए आपकी सैनिटरी सप्लाईज, वेट वाइप्स, मेडिसिन, हैंड सैनिटाइजर, स्मॉल वाटर बॉटल्स,
और लाइट स्नैक्स, एनर्जी बार, इन सारी चीजों को जो है आप अपने साथ हैंडी रखिए अपने डे बैग के अंदर। इसको ट्रांसपोर्ट लगेज के अंदर मत डालिए। सिमिलरली यही चीजें जो है वो एल्डरली लोगों के लिए भी अप्लाई होती हैं कि उनकी मेडिसिन, वेट वाइप्स, उनके लिए जो है स्नैक्स, जरूरी उनके जो भी सामान है वो अपने साथ जो है वो अपने डे बैग में कैरी करें, अपने साथ उसको रखें, सो दैट वो इजी एक्सेसिबल हो सके इन केस ऑफ एनी डिमांड और नीड। अगर आप एक सिंगल लेडी हैं जो यात्रा पे निकली हैं, यात्रा में ट्रैवल कर रही हैं, तो आपने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ बेसिक चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि आपने जो रूम शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वहां पे आप रूम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, वो आप अपने ग्रुप लीडर के साथ कंसल्ट करके उन चीजों को जानकारी में रखिए। आप कहीं पे भी अकेले ट्रैवल मत करिए, ग्रुप के साथ ट्रैवल करिए और जो भी ग्रुप के प्रोटोकॉल्स और नियम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आप ये जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक चीज की जानकारी पहले से रखिए। जब आपको ब्रीफिंग दी जा रही है उस समय भी क्लियर कीजिए, या फिर जब आप पैकेज बुक कर रहे हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, उनको क्लियर कर लीजिए। एजम्पशन के बेसिस पे ट्रैवल मत कीजिए। अब अगर मैं सीनियर सिटीजन के लिए इस यात्रा की डिफिकल्टी को मार्क करूं, तो अगर आप परिक्रमा करते हैं तो ये डिफिकल्टी लेवल 8.5 आउट ऑफ 10 हो सकती है, लेकिन अगर विदाउट परिक्रमा अगर मैं बात करूं तो इसकी डिफिकल्टी लेवल 6.5 आउट ऑफ 10 हो सकती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में 2 सेक्शन ऐसे होते हैं जहां पे आपको पैदल चलना होता है। डे 6 में आप दार्चन से डेरापुक, जो तकरीबन 12 किलोमीटर की ट्रैक है, और डे 7 में डेरापुक से डोलमाला होते हुए जितुलपुक, जो तकरीबन 22 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ मैं आपको सिंसियर एडवाइस दूंगा कि अगर आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ही आप परिक्रमा मार्ग पर जाएं। अदरवाइज आप पीछे रुक जाएं दार्चन में, वहां स्टे करें और बाकी ग्रुप मेंबर्स का इंतजार करें, क्योंकि वहां आपको डिसीजन इंटेलिजेंस से लेना है, इमोशन से नहीं। कि आपके जो फेलो पैसेंजर्स थे वो आपसे ज्यादा एज में बड़े हैं, फिर भी वो जा रहे हैं ट्रैकिंग रूट पे परिक्रमा करने के लिए, वैसा देख करके, या वो आपसे कमजोर थे तो वो जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, तो ये सारे इमोशंस लेकर के आपको परिक्रमा मार्ग पे नहीं जाना है। आपने सिंपल सी अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझना है, बॉडी आपकी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसके बेसिस पे ही आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आप अपने मेडिकल कंडीशन की वजह से परिक्रमा मार्ग पे नहीं जा सकते हैं, परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी यात्रा का फेलियर नहीं है, ये एक वाइज मेडिकल डिसीजन है। क्योंकि अगर आप फिट हैं, विदाउट एनी इमरजेंसी, कोई आपकी इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन नहीं हुई, आप सेफली घर रिटर्न कर जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपको वहां पे किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी इमरजेंसी रेस्क्यू की जरूरत पड़े। परिक्रमा मार्ग पे व्हीलचेयर, पालकी, डोली, इस टाइप की कोई भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। वहां आपको सिर्फ पोनी मिलता है और पोर्टर मिलता है। पोर्टर जो आपके साथ उस रूट पे चलेगा, आपका लगेज कैरी करेगा और आप फ्रीली मूव करते हैं। और दूसरा पोनी कि अगर आप चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप पोनी के ऊपर बैठ करके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और ध्यान रखिए, पोनी पे भी जाना कंफर्टेबल नहीं होता है, बिकॉज आपकी जो अक्लेमेटाइजेशन है और जो आपका वेदर कंडीशन है, वो जैसे आप डोलमाला पास पहुंचते हैं, विच इज द हाईएस्ट ऑफ दिस परिक्रमा मार्ग, तो वहां पे आपकी मेडिकल कंडीशन बिगड़ सकती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। तो ये समझ लेना कि भाई चलो ठीक है, मैं पैदल मार्ग से नहीं जाऊंगा, मैं पोनी पे चला जाऊंगा, पोनी से अपनी परिक्रमा कर लूंगा, तो वो भी एक वाइज डिसीजन नहीं है, अनलेस अनटिल कि आप मेडिकली फिट हैं और आपकी बॉडी प्रॉपर नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, परिक्रमा के लिए रेडी है। परिक्रमा मार्ग पे आपको पोनी और पोर्टर के चार्जेस एडिशनली पे करने पड़ते हैं, और वो चार्जेस डिपेंड करते हैं कि उस दिन की डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो पोनी एंड पोर्टर ऑलवेज अवेलेबल होंगे, इसकी भी छोटी नहीं है, उसको आप डिफॉल्ट अवेलेबिलिटी एज्यूम मत कीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो आपके रश, आप किस दिन ट्रैवल कर रहे हैं, आप किस स्लॉट में हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अनकंट्रोल्ड हार्ट इश्यू है, लंग इश्यू है,
ब्लड प्रेशर है, न्यूरोलॉजिकल कोई इश्यू है या रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है, तो आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से क्लियरेंस लेने के बाद ही जो है अपनी यात्रा को प्लान कीजिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन सिर्फ एज से नहीं होता है। फिटनेस, एल्टीट्यूड रिस्पॉन्स और मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर आप एल्डरली पर्सन हैं, अपने फैमिली ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या सिंगल लेडी हैं, तो यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका ख्याल रखना है कि वहां आपको स्वयं अपनी चीजों का, अपनी मेडिसिन का, अपने फूड का, अपनी बाकी सारी चीजों का ध्यान रखना है। वहां कोई दूसरा बंदा आपको टेक केयर करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वहां अपनी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने स्वयं लेनी है, क्योंकि आपके साथ जो भी आपका फेलो पैसेंजर है, आपकी फैमिली का मेंबर है, वो भी उसी मेडिकल कंडीशन, उसी एनवायरमेंट कंडीशन से जूझता हुआ जा रहा है। बट अगर आप एक ग्रुप में हैं तो आप अपने ग्रुप में से किसी एक बंदे को मेडिकल मेंबर बना सकते हैं, सो दैट वो आप सबकी हेल्थ कंडीशन को रेगुलरली मॉनिटर करता रहे, टू लीडर से अपडेट करता रहे, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो वो आपको आपकी जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं, उससे रिलेटेड कोई चीजें होती हैं तो आपको आपकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन टाइमली अवेलेबल करा सके, आपको दे सके, या फिर किसी मेडिकल रिस्क या ऐसी कोई चीजें होती हैं तो वो टू लीडर से बात करके आपके लिए उन चीजों को अवेलेबल करा सके, कोऑर्डिनेट कर सके। अब वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है, उस पर जाएं, अपना नाम और कैलाश मानसरोवर यात्रा हेल्प लिख के हमें व्हाट्सएप कर दें। मैं या मेरी टीम से कोई एक जना आपको अगले 24 घंटे के अंदर कनेक्ट करेगा और बेस्ड ऑन आपकी एज, आपकी मेडिकल कंडीशन, आपका रूट, आपको क्लियर गाइडेंस देगा कि आपको ये यात्रा कब और कैसे प्लान करनी चाहिए। जी हाँ, ये कंसल्टेशन टोटली फ्री है, इसके बदले में पैकेज हमसे लेना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको हमारी चीजें समझ में आए तो ही आप हमसे पैकेज के बारे में आगे बात कर सकते हैं। अब यात्रा का सबसे स्पिरिचुअल और सबसे ऑनेस्ट फिजिकल फेज शुरू होता है। डे 6 यमद्वार से डेरा पुख तक की जर्नी। डे 6 में आप ब्रेकफास्ट करके दाचन से यमद्वार तक बाई रोड ट्रैवल करते हैं और यमद्वार से फिर आगे डेरा पुख तक ट्रैकिंग शुरू होती है। दालचीन कैलाश परिक्रमा का प्रैक्टिकल बेस टाउन है। यमद्वार या तारबोचे से परिक्रमा की पवित्र यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है। यहीं से आपका 3 दिन का परिक्रमा ट्रैकिंग पोर्शन शुरू होता है। यमद्वार से डेरा पुख तक तकरीबन 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। यहाँ यमद्वार से आप कैलाश पर्वत का साउथ फेस देख सकते हैं। जब आप इस यात्रा मार्ग पे होते हैं तो आपको कैलाश पर्वत का वेस्ट फेस भी देखने को मिलता है। डेरा पुख पहुंच के आप माउंट कैलाश का साउथ फेस दर्शन कर सकते हैं। ये आज के दिन का हाईलाइट होता है। डेरा पुख पहुंच के कैलाश पर्वत के साउथ फेस का दर्शन करना इमोशनली पावरफुल होता है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल्ड पेस में रखना होता है। यहाँ फोटो के लिए ग्रुप से बहुत दूर मत जाइए, अपने बडीज के, अपने फेलो ट्रैवलर्स के कांटेक्ट में रहिए। डेरा पुख का स्टे अगेन शेयरिंग अकोमोडेशन या बेसिक गेस्ट हाउसेज में होता है, जहाँ पे अटैच टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा नहीं होती। आज के दिन का आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए डेरा पुख पहुंच के कंफर्टेबली स्टे करना, अपनी बॉडी को रेस्ट देना, बॉडी को गर्म रखना, अपने आप को हाइड्रेट रखना और अगले दिन डोलमाला पास से क्रॉस करते हुए जुटलपुर तक पहुंचने के लिए एनर्जी को सेव करके रखना। एक इंपॉर्टेंट बात, जो यात्री परिक्रमा मार्ग पे नहीं जाते हैं वो दालचन में रुक के अपने फेलो पैसेंजर्स का वेट करते हैं, ताकि उसके बाद फिर ग्रुप को आगे मूव किया जा सके। सीनियर सिटीजन या फैमिली के एल्डेस्ट या एल्डर पर्सन के लिए ये वाइसेस्ट डिसीजन हो सकता है, इसलिए दालचन को परिक्रमा का स्टार्ट और एंड बेस ही समझिए। यहाँ आपको स्टैंडर्ड गेस्ट हाउस अकोमोडेशन, तिब्बतन फूड और स्मॉल शॉप्स मिल सकते हैं, लेकिन यात्रा के स्टेज पे शॉपिंग या होटल
अकोमोडेशन को कंपैरिजन करना आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी क्लियर डिसीजन, सपोर्ट कोऑर्डिनेशन और ग्रुप इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। सो डे 6 का जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये कि जब आप डे 5 को सोएं तो डे 6 के लिए अपना डे बैग पैक करें, जिसमें आपकी बेसिक मेडिसिन, डॉक्यूमेंट्स, आपका रेन कवर, हेड कवर, स्नैक्स, एनर्जी बार, वो आप अपने डे बैग में रखें और अपने साथ लेकर के कैरी करें। इसको अपने डफल बैग में पैक ना करें। अक्सर लोगों को डे 6 डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डे 7 इस रूट का रियल डिसीजन डे है। डोलमाला पर आपका पेस, पेशेंस और प्रिपरेशन तीनों टेस्ट होता है। डे 7 डेरापुक से डोलमाला पास होते हुए जुतलपुक तक की जर्नी। डे 7 की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग होती है। आप डेरापुक से डोलमाला पास के लिए ट्रैक करते हैं, जहां पे आपको स्लाइट चढ़ाई पे पहुंचना होता है। डोलमाला पास की ऊंचाई समुद्र तल से 5600 मीटर की है, जो इस रूट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस दिन आपको डोलमाला पास से जुलपुक तक जब आप उतरते हैं, उस बीच में आपको गौरीकुंड के भी दर्शन मिलते हैं। दर्शन के उपरांत आप जुलपुक के लिए प्रोसीड करते हैं। डे 7 पे टोटल डेरापुक से जुलपुक की जो जर्नी है, ये टोटल 22 किलोमीटर की यात्रा है। इस डिस्टेंस को आप नॉर्मल सिटी डिस्टेंस से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि एल्टीट्यूड, कोल्ड वेदर, अनइवन सरफेस और एनर्जी की कमी इस रूट को और डिफिकल्ट बना देते हैं। आपका टारगेट इस रूट को फास्टेस्ट फिनिश करना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट इस रूट को सेफली फिनिश करना होना चाहिए। इसलिए अपने पेस को स्लो रखिए, अपनी ब्रीथ को स्टेबल रखिए और हर शॉर्ट ब्रेक को रिकवरी समझिए। आपका टूर स्पॉट जहां आपको रेस्ट के लिए बोले तो वहां रेस्ट कीजिए, जहां पानी पीने के लिए कहे वहां पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। अपने बॉडी सिग्नल को अपने ईगो के नीचे मत दबाइए। गौरीकुंड का दर्शन इमोशनल मोमेंट हो सकता है, लेकिन फोटोग्राफ लेने के लिए एज के पास मत जाइए। ग्रुप रूल और वेदर कंडीशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी मूव मत करिए। जुतलपुक में ओवरनाइट स्टे शेयरिंग गेस्ट हाउस में होता है, इसलिए वहां पहुंचकर आप आराम से चेक इन करें, डिनर करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने दें। यात्रा ट्रेडिशन में इस जगह को मिलारेपा से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इस स्पिरिचुअल मोमेंट को फील कीजिए। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग की वॉक और रिटर्न चेन के लिए बॉडी को रिकवर भी कीजिए। रात भर बैठ के फोटो स्क्रॉल करना, कॉल करना, इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, कंफर्टेबल बनाइए, सो दैट आप डे 3 की ट्रेकिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकें। डे 7 के लिए नए शूज, अनटेस्टेड जेल्स या अनफेमिलियर मेडिसिन यूज मत करिए। सिर्फ टेस्टेड गियर और डॉक्टर अप्रूव्ड मेडिसिन एंड रूटीन को ही फॉलो कीजिए। डे 7 कंप्लीट करना एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन यात्रा अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको अभी बॉर्डर वापस जाना है, हेलीकॉप्टर राइड लेनी है, सिमिकोट फ्लाइट लेना है, नेपालगंज बाई रोड पहुंचना है और फिर वहां से आगे लखनऊ और फिर आगे की जर्नी को प्लान करना है। आइए समझते हैं उसके बारे में। डे 8 और 9 रिटर्न जर्नी का प्लान। डे 8 पर आप अर्ली ब्रेकफास्ट करके जुतलपुक से मूव करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स की वॉक करने के बाद आप व्हीकल पिकअप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। पिकअप करने के बाद व्हीकल आपको वहां से दाचन ले जाता है। वहां पहुंच के आप लंच करते हैं। लंच करने के बाद आप वापस नेपाल बॉर्डर की तरफ प्रोसीड करते हैं। इन रूट आप इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच के आप अपनी इमिग्रेशन करते हैं एंड देन हिल्सा के लिए वॉक करते हैं। अगर आप टाइमली हिल्सा पहुंच गए हैं तो सेम डे हिल्सा से सिमिकोट हेलीकॉप्टर मूवमेंट पॉसिबल है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदरवाइज आप हिल्सा में कुछ दिन स्टे करते हैं और अगले दिन आप सिमिकोट के लिए ट्रांसफर होते हैं। और यही वो रूल है जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि अगर आप टाइमली
हिल्सा पहुंच गए तो फिर आपको वहां से बाई हेलीकॉप्टर आपको सिमिकोट ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट अगर आप टाइमली नहीं पहुंचे या अगर आप टाइमली पहुंच भी गए हैं और वेदर कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको हिल्सा से सिमिकोट ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो इन दैट केस आपके पास 1 डे का बफर होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी अगली लखनऊ से जो आपकी फ्लाइट है वो आप मिस ना करें। तो इसलिए आपको अपनी टोटल जर्नी में 1 दिन का जो है बफर स्टे अवश्य प्लान करके चलना चाहिए। रिटर्न जर्नी पे आप हिल्सा से सिमिकोट अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ कि आप किस टाइम पे पहुंचते हैं और मे बी द वेदर कंडीशन। तो ये दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको 1 बफर डे अपनी आइटनरी में प्लान करके चलना चाहिए कि आप लखनऊ टाइम से पहुंच सके और फिर वहां से अपनी ऑनवर्ड जर्नी जो है आप प्लान कर सकें। आइए इसको फिर से समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि डे 8 अगर आप टाइमली हिल्सा पहुंच जाते हैं आफ्टर क्लियरेंस इमिग्रेशन प्रोसेस करके, तो सेम डे आप सिमिकोट ट्रांसफर हो जाएंगे और सिमिकोट से फिर आपकी फ्लाइट होगी जो आपको नेपालगंज लेकर के जाएगी। बट अगर किसी वजह से आप ये टाइमली नहीं पहुंचे या वेदर कंडीशन आपकी खराब हो गई तो आप हिल्सा में स्टे करते हैं, अगले दिन आप हेलीकॉप्टर लेकर के आप सिमिकोट पहुंचते हैं और फिर वहां से बाई फ्लाइट आप नेपालगंज पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 1 दिन आप अपने पास बफर रखें हिल्सा के लिए कि आप अगर किसी वजह से फंस जाते हैं तो आपके पास 1 एक्स्ट्रा दिन हो सो दैट आप अपनी रिटर्न जर्नी जो है प्लान कर सकें। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चलना चाहते हैं तो आप अपना एक बफर डे लखनऊ में भी रखें, क्योंकि जब आप सिमिकोट पहुंचते हैं तो सिमिकोट से जब फ्लाइट ऑपरेट होती है जो आपको नेपालगंज लेकर के आएगी तो वहां भी आपके पास कुछ कंटीजेंसी हो सकती है जिसकी वजह से आप हो सके कि नेपालगंज से लखनऊ ऑन टाइम अपने फ्लाइट के टाइम पे ना पहुंच पाए। तो इसलिए मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आप 1 नाइट अपना लखनऊ में भी बफर प्लान करके चलें सो दैट कि अगर किसी वजह से आपकी फ्लाइट डिले होती है डोमेस्टिक फ्लाइट सिमिकोट से नेपालगंज के लिए और आपका ट्रांसफर नेपालगंज से लखनऊ लेट भी होता है तो भी आपके पास एक बफर डे है कि आप लखनऊ पहुंच करके स्टे कर लेंगे एंड देन अगले दिन जो है आप अपनी जर्नी को प्लान करेंगे, आप अपनी जर्नी को आगे प्रोसीड करेंगे। सो ये रिटर्न सीक्वेंस कैसे होता है, आइए इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। पहला कि हिल्सा से बाई हेलीकॉप्टर सिमिकोट से फ्लाइट लेकर के नेपालगंज और नेपालगंज से 4 आवर की ड्राइव करके लखनऊ। तो ये सारा सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में अगर कहीं भी कोई भी एक फ्लाइट या हेलीकॉप्टर वेदर कंडीशन या अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हुई तो जो आपको लखनऊ से रिटर्न फ्लाइट लेनी है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वो मिस होने के चांसेस हैं। तो इसलिए 1 बफर डे आप हिल्सा के लिए प्लान करें और अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन चाहते हैं तो 1 डे का बफर जो है या 1 नाइट का बफर जो है आप लखनऊ में प्लान करें, जिससे जो है आपकी यात्रा बिल्कुल स्मूथ एंड सेफ कंफर्टेबली आप इसको कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ रिटर्न बफर जो है वो लेजीनेस नहीं है, रिटर्न बफर जो है वो इंटेलिजेंस पिलग्रिमेज प्लानिंग का हिस्सा है। आप अपनी फैमिली को भी रिटर्न बफर का लॉजिक समझा दीजिए सो दैट वो इस टोटल आइटनरी को टोटल ड्यूरेशन को 9 डेज का पैकेज ना समझें। इस क्लैरिटी से प्रेशर कॉल, एंजाइटी या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ के लिए एक प्रैक्टिकल टिप कि अगर आप सिर्फ अपने लिए एक बफर डे या बफर नाइट रखते हैं हिल्सा के लिए तो फिर लखनऊ से जो आपकी रिटर्न जर्नी है वो आप 5 PM के बाद प्लान करें। और अगर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के एक्स्ट्रा सेफ होकर के अपने लखनऊ में भी एक अपना नाइट स्टे प्लान किया है तो नेक्स्ट डे आप कंफर्टेबली अपनी कनेक्टिविटी जो है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट या ट्रेन की आप ले सकते हैं। आई होप कि अब आपको रूट का क्लियर पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि नेपालगंज से सिमिकोट से हिल्सा से टकलाकोट से मानसरोवर लेक से यमद्वार से परिक्रमा और सेम फिर इसी रूट से वापस नेपालगंज तक रिटर्न आना। इस वीडियो से आप ये 3 चीजें अपने साथ ले जा सकते हैं। पहली, हेली रूट का मतलब हेलीकॉप्टर असिस्टेड रूट है, वॉक फ्री यात्रा नहीं। नंबर 2,
सिमिकोट, टकलाकोट, मानसरोवर लेक और डोलमाला पास पे आपकी एक्चुअल हेल्थ रिपोर्टिंग ही आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग है और ये यात्रा का कोर पार्ट है। एंड लास्ट नंबर 3, डे 8 और डे 9 जो आपका रिटर्न चेन है, ये वेदर कंडीशन एंड ऑपरेशनल मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपनी रिटर्न जर्नी जो आप लखनऊ से प्लान कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम 1 डे या फिर मैक्सिमम 2 डेज का बफर लेकर के प्लान करना चाहिए। इसलिए ये 3 रूल याद रखिए और कमिटमेंट कीजिए कि आप अपना डिसीजन इमोशन से नहीं तैयारी से लेंगे। अगर आप हमसे इस पैकेज की डिटेल जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कैलाश मानसरोवर यात्रा हेल्प लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड बेस्ड ऑन योर एज, फिजिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, योर सिटी, ट्रैवल मंथ प्रेफरेंस आपको सारी चीजों की क्लैरिटी देगी ताकि आप अपनी यात्रा को ज्यादा स्मूथली एंड सेफली प्लान कर सकें। अब वीडियो के आखिर में एक रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा बाय हेलीकॉप्टर रूट की क्लैरिटी मिली हो तो इसे आप अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर रूट को वॉक फ्री यात्रा समझने की गलती से बच जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बाई रोड एक्स काठमांडू कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये दोनों वीडियोस आपको हेल्प करेंगे कि आपको अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा बाई रोड करनी चाहिए या फिर बाई हेलीकॉप्टर। भगवान शिव का दर्शन श्रद्धा का विषय है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा प्लानिंग का विषय है। भक्ति के साथ तैयारी भी जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू, जय हिंद।